हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि बेल या ज़मानत मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसे देख व समझकर आप एक वकील के नज़रिए से अपने बेल या ज़मानत की अर्जी को पढ़ पाएंगे और वीडियो के अंत तक देखने पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाएंगे। अगर ये सारे बिंदु आपके ज़मानत अर्जी में अगर लिखी हुई है तो घबराइए मत, आपको बेल या ज़मानत निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कोर्ट से ज़मानत कैसे ले सकते हैं। देखिए, किसी भी मामले में कोर्ट से बेल लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी अच्छे वकील द्वारा अगर आप अपना एफआईआर की कॉपी देते हैं और वो एफआईआर की कॉपी को वो जो अच्छे वकील जो होते हैं वो बारीकी से उसको पढ़ते हैं और सभी तथ्यों को ध्यान से देखते हैं, और अगर सभी तथ्यों को ज़मानत की अर्जी में अगर लिखी जाती है तो कोर्ट से आसानी से बेल मिल सकती है, ठीक है। ज़मानत लेने के लिए अर्जी लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा वो जानिए। दोस्तों, हम लोग कई बार हमारे परिजन कुछ जो हैं वो गलत मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं और उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो या फिर हम लोग कभी अग्रिम ज़मानत लेते हैं तो उसमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि अगर हम वकील के पास जाएं तो वकील अगर कुछ मुझे ज़मानत के पेपर्स दे रहे हैं तो वो मैं अच्छे से पढ़कर समझ पाऊँ क्या क्या उसमें चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो ज़मानत में आपको यह आवश्यक रूप से लिखना है कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। जी हाँ, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है तो आपको इसके लिए एक प्रमाण देना होगा कि आखिर वो झूठी एफआईआर क्यों दर्ज कराई। क्या उससे आपका कोई पहले से कोई झगड़ा चला आ रहा था, क्या हुआ था ऐसा, वो आपको पूरी तरह से एक वकील को बताना होगा। वो वकील जो है पूरी अच्छी तरीके से उस बात को लिखेंगे, जिससे ये साबित हो जाए कि आपके खिलाफ जो लगाए गए आरोप हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, ठीक है, और वो झूठी एफआईआर के को दर्ज करा करके आपको फंसाना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर और ऐसा शिकायतकर्ता ने क्यों किया है, ये भी आप कारण अपने एक वकील को बताएंगे कि आखिर ऐसा शिकायतकर्ता ने क्यों किया, क्यों उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया, इसका कारण भी आप अपने वकील को ज़रूर बताएं। ये सारा कारण जो है वो वकील जो है आपको लिख कर देंगे ज़मानत की अर्जी में, ताकि कोर्ट को यह समझने में आसानी हो सके कि वास्तव में एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है। जी हाँ, जिससे कि कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ, एफआईआर जो है वो गलत है, ठीक है। तो इस बिना पर भी आप छूट सकते हैं। और आपको कौन सी बातों पर ध्यान देना होगा, तो अगर हम दूसरी पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो इसके साथ ही जो एफआईआर में जो स्टेटमेंट आपके खिलाफ दर्ज कराएगा, जो भी स्टेटमेंट दर्ज कराएगा आपके खिलाफ, जैसे कि उसमें आपके खिलाफ चोरी का, ठीक है, यानी कि थेफ्ट, ठीक है, चोरी का लगाया जाता है, या फिर आपने कोई मर्डर नहीं किया और उसमें झूठ मूठ का मर्डर का जिक्र है, या फिर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की है, ठीक है, जिसको हम अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी में देखते हैं। और इसके साथ साथ कोई ऐसे झूठे आरोप लगाए गए हैं अगर आपके एफआईआर के स्टेटमेंट में, तो आप उसका भी जिक्र अपने एडवोकेट से करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपकी एफआईआर में इस तरह की कोई कमियां निकलती हैं, ठीक है, झूठे आरोप का, तो वो आप अपने आवेदन में ज़रूर बताएं एक अच्छे वकील को, क्योंकि वो उसी चीज़ को वो लिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यदि आपके खिलाफ, मान लेते हैं कि आपके खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में, ठीक है, या फिर उसी आप ही के राज्य के कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, तो आप अपने वकील से ये ना छुपाएं कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर आपका रिकॉर्ड है, पहले अगर आप जेल जा चुके हैं, पहले आप पर एफआईआर हो चुका है, पहले भी, तो आप अपने एडवोकेट को बताएं, ठीक है, जिससे कि कोर्ट को भी ये समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप इसे भी बेल लेने का आधार बना सकते हैं, ये भी एक बेल लेने का आधार होता है। तो आपके वकील आपसे ज़रूर पूछते हैं कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड को क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी कहते हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, ठीक है, ये
लीगल टर्म है क्रिमिनल एंटीसीडेंट। तो अगर आपसे वकील क्रिमिनल एंटीसीडेंट पूछते हैं तो मतलब आपको ये बताना हो कि आपका कोई पिछले बार आप जेल गए थे कि नहीं, आप पे एफआईआर कब हुआ था, नहीं हुआ था। अगर आप पहली दफ़ा कोर्ट जा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और आप आसानी से छूट जाइएगा। साथ ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न, मान लेते हैं कि आपके घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं, ठीक है, और खाने वाले आप पूरे परिवार को चलाते हैं, तो इस परिस्थिति में भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न है अगर आप उसको कोर्ट में जमा कराते हैं, ठीक है, एज अनेक्चर लगा करके अगर आप देते हैं, ज़मानत की अर्जी में लगाते हैं, तो इस बिना पर भी आप जेल से आसानी से छूट सकते हैं। चलिए, और हम किन बिंदुओं को चेक करेंगे। देखिए, जब भी एक अच्छा ज़मानत लिखा जाता है, ठीक है, तो ज़मानत में लेने के लिए आप किसी अच्छे वकील के माध्यम से आवेदन करते ही हैं। इसके साथ साथ अच्छा वकील जो होता है ना, एक जजमेंट भी लिखता है, ठीक है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान देंगे कि एक अच्छा वकील जो होता है एक जजमेंट का जिक्र करता है। जजमेंट का जिक्र मतलब, जजमेंट का मतलब होता है पहले भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा, ठीक है, भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा पारित कोई आदेश जो आप ही के केस से रिलेटेड हो, कोई ऐसा आदेश जो भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा पहले से पारित हो, ठीक है। सिमिलर, एक जैसा ही आप ही के जैसा कोई झूठा मुकदमा कोई किसी और पे लगा था जिससे कि वो छूट चुका है, तो ऐसा कोई आदेश, जजमेंट जो होगा, अगर आपको मिलती है, नेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा वकील क्या करता है, एक जजमेंट को भी एक या दो, एक से ज़्यादा भी जजमेंट जो होते हैं वो लगा करके देते हैं, जिससे कि कोर्ट को यह मालूम हो जाता है कि नहीं, जो पिटिशनर है, जो याचिका करता है, वो बिल्कुल बेकसूर है, ठीक है। इसके साथ ही यदि आपकी ज़मानत के लिए कोई विरोध नहीं करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने ज़मानत की अर्जी लगाई है और कोई विरोध नहीं करने आया, कोई विरोध करने नहीं आया, मतलब आपकी जो शिकायत करता है वो अपना वकील ना रख करके वो विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, सरकारी वकील होता है उनकी तरफ से, अगर वो चाहें तो विरोध करने के लिए वो एक प्राइवेट वकील भी रख सकते हैं, ठीक है। तो विरोध अगर आपका नहीं करेगा तो भी आप आसानी से छूट जाइएगा, ठीक है, तो बेल आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही यदि आपने कोई गैर जमानती अपराध किया, गैर जमानती अपराध क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। गैर जमानती अपराध किए हैं जिसमें बेल आपको नहीं मिल सकती है, तो ऐसे स्थिति में अगर आपने किया है तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है बेल मिलना, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है वो कोर्ट का होता है, ठीक है। अंतिम निर्णय होता है कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो आप जो होंगे, आप सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दें कि आपके साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, बिल्कुल तथ्य साफ लिखा होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बताया कि आप बारीकी से पढ़ें अपने एफआईआर को, और आपके जो वकील होंगे उनको आप बारीकी से उनको भी समझाएं, जिससे कि सारे तथ्यों को वो साफ साफ आपकी अर्जी में लिख सके, ठीक है, जिससे कि कोर्ट को समझने में आसानी हो, ठीक है। और जजमेंट का मैंने जिक्र किया, ये भी ज़रूर एक अच्छे बेल पिटीशन में या फिर आप रिट पिटीशन में एक देखेंगे कि एक अच्छे वकील जो होंगे वो जजमेंट का भी जिक्र करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देते हैं अगर, तो आपको बेल निश्चित रूप से मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।